आपका सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और कंपटीशन की दृष्टि से भी अच्छा है और इसमें राजस्थान बोर्ड से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले अपन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। कुछ परिभाषा हैं जिनके बारे में बताता हूं। पहली है चालक बिंदु से संबंधित परिभाषा। लेटेस्ट पॉइंट किसे कहते हैं कि लेटेस्ट पॉइंट क्या है? परमाणु या आयनों को अंतरिक्ष में जिन बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है उन बिंदुओं को अपन चालक बिंदु के नाम से जानते हैं। परमाणु या आयनों को अंतरिक्ष में जिन बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है उन्हें चालक बिंदु के नाम से जानते हैं। जैसे कि अपन ने Na+ सोडियम आयन लिया तो इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करें स्पेस के अंदर, तो इसमें Na+ आयन ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया, इससे निकलने वाला, फिर Na+ आयन इलेक्ट्रॉन, फिर Na+ आयन ये इलेक्ट्रॉन, इधर ऐसे ये अपन रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें एक Na को, अब ये भी कण जो एक Na है और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है यहाँ पर, जो Na को अपन ने इस पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दिया तो ये कहलाएगा लेटेस्ट पॉइंट। तो स्पेस के अंतरिक्ष के अंदर आयनों या परमाणुओं को जिन बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? लेटेस्ट पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है ना? 3 Na, तो 3 Na को Na+ को अपन ने फिर पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दिया, ये लेटेस्ट पॉइंट कहलाएंगे चालक बिंदु। उसके बाद आता है सेकंड परिभाषा है स्पेस लेटिस, अंतरिक्ष चालक इसको बोलते हैं। तो स्पेस लेटिस क्या है कि जो चालक बिंदु है, लेटेस्ट पॉइंट है, इनका एक अरेंजमेंट वो कहलाता है स्पेस लेटिस। द अरेंजमेंट ऑफ लेटेस्ट पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज स्पेस लेटिस। अर्थात जो लेटेस्ट पॉइंट है इनका त्रिविम इसके अंदर, स्पेस के अंदर जो व्यवस्था क्रम है कि किस व्यवस्था के अंदर वो व्यवस्थित होंगे, उस व्यवस्था क्रम को बोलते हैं अपन इसको स्पेस लेटिस। ठीक है। अगली जो परिभाषा आती है वो है एकक कोष्ठिका की, उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल। इसको हिंदी में एकक कोष्ठिका भी बोलते हैं और इसको हिंदी में अपन इकाई सेल भी बोलते हैं। इकाई सेल। देखो इकाई सेल क्या है, अपन परिभाषा पढ़ें तो परिभाषा इसकी है किसी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई, किसी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी की बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उस छोटी से छोटी इकाई को अपन बोलते हैं यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका। जैसे कि मैं बात करूं, एक कमरे की छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? ईंट। ईंट की जब बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो दीवार बनती है और दीवारों की पुनरावृत्ति करते हैं तो एक कमरा बनता है। दीवारों का एक व्यवस्था क्रम दे दिया जाए, एक अरेंजमेंट दे दिया जाए तो कमरा बनता है। तो मैं बात कहूं कि जो इकाई कोष्ठिका है इसकी परिभाषा को मैं इस प्रकार से लेटेस्ट स्पेस लेटेस्ट से जोड़ूं तो अंतरिक्ष लेटेस्ट पॉइंट से जोड़ना चाहूं तो किस प्रकार से जोड़ूंगा कि जो लेटेस्ट पॉइंट है, ये लेटेस्ट पॉइंट है कि अरे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, कि लेटेस्ट पॉइंटों का कॉम्बिनेशन, कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटेस्ट पॉइंट विच आर repeat then formation of complete crystal lattice is known as unit cell। अर्थात लेटेस्ट पॉइंटों के कॉम्बिनेशन से एक छोटी इकाई बनी और उस छोटी इकाई की जब बार बार पुनरावृत्ति की जाएगी तो संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होगा, उसको बोलते हैं अपन एकक कोष्ठिका। ठीक। तो किसी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी की बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसको एकक कोष्ठिका के नाम से जाना जाता है। अर्थात लेटेस्ट पॉइंटों के कॉम्बिनेशन से ये छोटी इकाई बनी, जब इस छोटी इकाई की मैंने पुनरावृत्ति करता जा रहा हूं तो क्या बनना है? क्रिस्टल जालक। ठीक। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी यूनिट सेल, ये वाला हिस्सा। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।
कि एकक कोशिकाओं के प्रकार की, एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है। बहुत अच्छा और इंटरेस्टेड टॉपिक है। एकक कोशिकाएं को मैं बांटूंगा तीन प्रकार। एकक कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली है बंडी एकक कोशिका, दूसरी है 2D एकक कोशिका और तीसरी है 3D एकक कोशिका। इधर अक्सर करके आरबीएससी के अंदर जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो बंडी 2D और 3D को नहीं बता करके सीधा जो कोर्स में दे रखे उन्हीं को बताते हैं, लेकिन मैं यहां से स्टार्ट करता हूं मैं आपके लिए। बंडी, पहले बंडी यूनिट सेल अर्थात एक विमीय एकक कोशिका। बंडी का मतलब है वन डायमेंशनल, एक विमीय इकाई सेल, इकाई कोशिका। देखो एक विमीय एकक कोशिका क्या है कि लेटेस्ट पॉइंटों के कॉम्बिनेशन से, ये लेटेस्ट पॉइंट रहे, लेटेस्ट पॉइंटों के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, यूनिट सेल बनती है, एकक कोशिका बनती है। तो मैंने एक अवयवी कणों को एक अक्ष के सापेक्ष व्यवस्थित कर दिया, व्यवस्थित करने के लिए कर दिया इसको मैंने, अवयवी कणों को एक अक्ष के सापेक्ष व्यवस्थित कर दिया, तो ये बंडी यूनिट सेल बनी। तो बंडी यूनिट सेल में केवल ये जो लेटेस्ट पॉइंट हैं अर्थात जो अवयवी कण हैं उनको लेटेस्ट पॉइंट से दर्शाते हैं। ये दो अवयवी कणों के बीच की दूरी अगर a है तो केवल एक विमीय एकक कोशिका के प्रदर्शित करने के लिए केवल एक पैरामीटर की आवश्यकता पड़ती है, केवल एक पैरामीटर की आवश्यकता पड़ती है। वो क्या है, a क्या है, दूरी वाला, दूरी, केवल एक पैरामीटर की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी आती है 2D यूनिट सेल। 2D यूनिट सेल किसको बोलते हैं अपन, द्विविमीय एकक कोशिका, यह इकाई सेल। देखो इधर जो लेटेस्ट पॉइंट हैं, लेटेस्ट पॉइंट का मतलब अवयवी कण है, इनको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये लेटेस्ट पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, इनको एक विमीय व्यवस्था में व्यवस्थित कर दिया, ये व्यवस्थित कर दिया। इनको अगर मैं इस प्रकार से व्यवस्थित कर दूं तो ये कौन सी हो गई, ये वन डायमेंशनल एक दिशा हो गई, ये दूसरी दिशा हो गई, ये एक्स अक्ष मान लिया, ये वाई अक्ष, ये दूसरी दिशा हो गई टू डायमेंशनल, अर्थात ये दूसरी दिशा हो गई, दूसरा अक्ष हो गया। तो ये कौन सी है, टू डायमेंशनल यूनिट सेल हुई। तो इसकी मैं बात करूं, अगर मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दूं, तो 2D एकक कोशिका को प्रदर्शित करने के लिए कितने पैरामीटरों की आवश्यकता पड़ेगी भाई, ये इसकी क्या है, लंबाई, और ये इसकी क्या है, भाई इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, a मान ली जैसे कि मैंने, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई b होगी, लंबाई a मान ली मैंने, चौड़ाई b होगी, और इनके बीच का एंगल क्या बनना है, थीटा। तो इनके लिए 2D यूनिट सेल है, इसको प्रदर्शित करने के लिए कितने पैरामीटरों की आवश्यकता होगी भाई, हाँ कितने पैरामीटर्स की आवश्यकता होगी, 3 पैरामीटर्स की आवश्यकता होगी। किसके लिए, 2D एकक कोशिका को प्रदर्शित करने के लिए, एक तो a, एक b और एक थीटा, अर्थात 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ऑफ 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। और इन 3 पैरामीटर के आधार पर, a लंबाई, b चौड़ाई और थीटा इनके बीच का एंगल, इन 3 पैरामीटरों के आधार पर
ये 2D यूनिट सेल 5 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी है 5 प्रकार की? तो पहली आती है स्क्वायर यूनिट सेल। यूनिट सेल स्क्वायर का मतलब वर्गाकार एकक कोशिका। देखो वर्गाकार एकक कोशिका कैसी होगी कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों की दोनों क्या हो बराबर। ये ए और ये बी और इनके बीच का एंगल थीटा, ये 90 रहा। तो इसमें मैं कह सकता हूं ये थीटा एंगल है 90 होगा कि ए इक्वल टू बी और थीटा इक्वल टू 90। ये तो स्क्वायर यूनिट सेल होगी जिसमें ए बराबर बी होगा और थीटा बराबर 90 होगा। दूसरी है रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, जिसको बोलते हैं आयताकार एकक कोशिका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। ये रेक्टेंगुलर यूनिट सेल क्या होगी इस प्रकार से, ये एंगल हो गया थीटा, ये ए और ये बी, लंबाई और चौड़ाई। इसको मैं लंबाई मान लूं ए, इसको मान लूंगा बी। तो इसमें कह सकता हूं ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं होगा। आयत में दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्गाकार के अंदर सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए इज नॉट इक्वल टू बीटा, लेकिन थीटा क्या होगा 90 होगा। ये होगी आयताकार एकक कोशिका। और तीसरी आती है अपनी, वो है उसको बोलते हैं अपन 2D के अंदर हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये 2D के इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। कई बार पूछी गई है ये हेक्सागोनल यूनिट सेल 2D के अंदर। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होती है, इसके लिए क्या होगा भाई, ये इस प्रकार से होती है हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक, ये ए मान लिया, बी मान लिया। तो इसमें हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर 2D में ए बराबर बी तो होगा, लेकिन थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, तीसरी आती है इसके अंदर, वो है रोम्बिक यूनिट सेल। रोम्बिक यूनिट सेल के अंदर ए बराबर बी तो होता है, लेकिन थीटा नहीं तो 60 डिग्री के बराबर होगा एंगल, नहीं 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर थीटा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो हेक्सागोनल यूनिट सेल बन जाएगी। अगर थीटा ए बराबर बी तो है ही इसमें, अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर हो गया तो ये किसके बराबर हो जाएगी भाई, या तो स्क्वायर यूनिट सेल के या रेक्टेंगुलर यूनिट सेल के, अर्थात आयताकार यूनिट सेल के हो जाएगी। तो रोम्बिक यूनिट सेल के अंदर ए बराबर बी तो होता है, लेकिन थीटा नहीं तो 60 होता है, नहीं 90 होता है। 5वें नंबर की आती है 2D यूनिट सेल में पैरेललोग्राम यूनिट सेल। कौन सी है, पैरेललोग्राम यूनिट सेल। कई बार पूछी गई है कि इसमें ए नहीं तो बी के बराबर होता है और न थीटा है वो नहीं 90 डिग्री के बराबर होता है। इस प्रकार से 2D यूनिट सेल से 5 प्रकार के ब्रेवेज लैटिस बनते हैं। 2D यूनिट सेल से कितने प्रकार के ब्रेवेज लैटिस बनते हैं, 5 प्रकार के ब्रेवेज लैटिस बनते हैं। 3D यूनिट सेल को अपन रिप्रेजेंट इस प्रकार से करेंगे कि अवयवी कण हैं वो एक रो में तो इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए, जो अवयवी कण हैं लेटेस्ट पॉइंट हैं। अगर इनके नीचे इनको व्यवस्थित कर दिया तो कौन सा हो गया, 2D हो गया, द्विविमीय। इनके नीचे भी ये क्या होगा, द्विविमीय। लेकिन यदि मैं अगर ये तो क्या हो गया भाई एक विमीय, अगर इनके नीचे जस्ट जमा दिया अवयवी कणों को तो द्विविमीय यूनिट सेल बन गई। अगर जस्ट इनके ऊपर अगर अवयवी कणों को जमा दिया जाए इस प्रकार से तो ये क्या बन जाएगा, त्रिविमीय यूनिट सेल बन जाएगी।
थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल, इनके ऊपर जमा दिया जाए तो ये त्रिविमीय यूनिट सेल बन जाएगी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करूं मैं? एक विमीय यूनिट सेल के लिए ये अक्ष ले लिया अपन ने, इधर दूसरी के लिए y अक्ष ले लिया और तीसरी के लिए कौन सा ले लिया अपन ने? ये z अक्ष ले लिया। ठीक, तो इधर मैं बात करूं इसको कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है भाई, इसको तो x अक्ष में जमा लिया, ये y अक्ष में जमा लिया, इसकी लंबाई चौड़ाई, और ये z अक्ष में क्या होगी? ऊंचाई। इसके परपेंडिकुलर होगा z अक्ष, ये ऊंचाई होगी। तो मैं कह सकता हूं इसको मैं a मान लूं तो इसको मैं b कह सकता हूं, इसको c कह सकता हूं। ठीक, इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है? ये अल्फा, ये एंगल क्या होगा? ये बीटा मान लिया अपन ने, ये एंगल क्या होगा? गामा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल को प्रदर्शित करने के लिए कितने पैरामीटरों की आवश्यकता पड़ेगी? पैरामीटर कितने होंगे? 6। एक तो ए, बी और सी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और एंगल अल्फा, बीटा और गामा। 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल। इसको मैं इस प्रकार से, थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल वो कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती है। अपन यहां पर समझे, पहली है घनीय यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। इसको मैं इस प्रकार से समझूं कि अगर जो अवयवी कण है ये एक्स अक्ष में है तो ये लंबाई मैंने मान ली यहां से यहां तक की, ये वहां पर मानी मैंने ए, ये वाई अक्ष में है तो ये बी, और ये जेड अक्ष में है तो ये सी। अर्थात एक अवयवी कण, ये परत एक्स एक विमीय व्यवस्था के अंदर जमे हुए हैं, इधर अवयवी कण इसके जस्ट ऊपर ये जमा, ये परत बनेगी, परत बन जाएंगे, अवयवी कण इसके ऊपर आ जाएंगे। तो और इनके ऊपर अगर अपन ने जमा दिया तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। इनके ऊपर अगर अपन ने जमा दिया तो परपेंडिकुलर जेड के सापेक्ष जाएंगी, तो ये क्या हो गई? सी। ठीक, ये जेड अक्ष के सापेक्ष। इनके बीच का एंगल क्या होगा? ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में क्या होता है कि इधर मैं बात करूं तो क्यूब क्या होता है कि इसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। क्यूब का प्रत्येक फलक कैसा होता है? वर्गाकार। जस्ट फलक ये मानूं मैं, ये फलक है तो वर्गाकार फलक होगा। क्यूब की प्रत्येक घन की है, वर्गाकार फलक में प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो ए, इधर इसको मैं ए मानूं, ये तो आयताकार दिख रहा है आपको, माचिस है, बॉक्स है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इस बेस में कह सकता हूं कि ए बराबर बी बराबर सी होगा, अर्थात ए बराबर बी बराबर सी होगा। और वर्ग के अंदर अर्थात घन के अंदर, घन में वर्गाकार फलक होता है और प्रत्येक कोण क्या होगा? 90। इस वजह से अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या होगा? 90 होगा। ये तो कौन सी है? क्यूबिक टाइप यूनिट सेल। उसके बाद सेकंड आती है टेट्रागोनल यूनिट सेल। अगर इस फलक को मैं छत मानूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा, इसको मैं खिसका करके ऊपर ले जाऊं, भाई इसको तो कांस्टेंट रहने दो इस फलक को, ये वाला जो फलक है वर्गाकार है, ये वाला फलक भी क्या है? वर्गाकार है। लेकिन इन दोनों फलकों को मैं कांस्टेंट रखता हूं इधर, और इसकी इधर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खींचता हूं, तो ये ऊपर खींच लिया मैंने। अगर मैं इसकी इधर ये वाली भुजा क्या होगी भाई? ए। ठीक, मैं इसको मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल ये बी है, इधर ये वाला इसकी जो भुजा है ये क्या है? सी है। तो इधर देखना भाई कि इसके अंदर ए और बी वर्गाकार फलक है, तो ए बराबर क्या होगा? बी है। लेकिन ये इसकी लंबाई बढ़ गई तो नॉट इक्वल टू सी। ए तो बी के बराबर होगा, लेकिन सी ए बी के बराबर नहीं होगा। और कोण है भाई, इसको मैंने खींचा है तो कोणों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इस वजह से अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या होगा? 90। इसको बोलते हैं अपन टेट्रागोनल यूनिट सेल, चतुष्कोणीय एकक कोष्ठिका। उसके बाद में आता है अगला है तीसरी यूनिट सेल है
वो है हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसके अंदर पढ़ाऊंगा मैं हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो 30 ही लिखना तुम इसके अंदर हेक्सागोनल यूनिट सेल। वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे बनाते हैं, क्यों, इससे प्रश्न आते हैं भाई। इनके पैरामीटरों से संबंध करने के लिए प्रश्न, मैच टाइप प्रश्न आता है, कई बार कंपटीशन में भी आता है, राजस्थान बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो तीसरी है हेक्सागोनल यूनिट सेल, इसको बोलते हैं अपन षटकोणीय एकक कोष्ठका। अगर मैं इस वाले फलक को एक हेक्सागन मान लूं, इस वाले फलक को क्या मान लूं मैं, हेक्सागन, इस प्रकार से ऊपर और नीचे वाले फलक को मैंने हेक्सागन मान लिया। ये वाला भी हेक्सागन मान लिया। और देखो इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है ना। तो ये वाली भुजा है, देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों समान है, इसको मैंने ए मान लिया। ये हेक्सागन के अंदर प्रत्येक भुजा समान है भाई, इसको मैंने ए मान लिया, ये ए है इसके अंदर भी, तो इसको मैं क्या मानूंगा, बी, ये बी होगी, और ये वाली भुजा कौन सी होगी, सी। तो मैं कह सकता हूं कि इधर इसमें ए बराबर बी तो होगा ही भाई, ए तो ये मान लिया, ए भाई ए एक ये है तो ए ये होगा, अगर बी ये है तो बी ये होगी, और हेक्सागन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर। तो लेकिन सी है वो इसका फलक है, इसकी लंबाई ज्यादा है, ऊंचाई मान ले लंबाई मान ले, इज नॉट इक्वल टू सी। तो ए बी के बराबर होगी लेकिन सी इसके बराबर नहीं होगी। इसका कोण है, देखो लंबवत है इसके, इस प्रकार से परपेंडिकुलर है, तो इस प्रकार से परपेंडिकुलर लंबवत है। तो देखो ये इसकी भुजा को मैंने ए माना, ठीक, और इसको बी माना, तो इनके बीच का कोण 90 है, ठीक है। लंबवत की मैं बात करूं तो ए और बी के बीच का कोण क्या है, 90 है, ठीक। अगर मैं बात करूं इसके बीच का, तो बी और सी के बीच के कोण देखूं मैं इसका, तो इधर की अल्फा बराबर बीटा बराबर तो 90 होगा, लेकिन ये गामा इसको मानूं मैं, ये वाला जो कोण बनना है वो कितना है, 120 का, 120 का है। इस वजह से गामा कितने का होगा, 120 डिग्री का, क्योंकि ये वाला कोण है वो इनके बीच का 90 हो गया। इधर ये षटकोणीय फलक मानूं इसको मैं, तो इसके बीच का इधर देखना भाई, ये लंबवत है, इनके बीच का कोण तो 90 बन ही रहा है, लेकिन जो षटकोण है उसके अंदर फलक के बीच का कोण कितना बनना है, 130 डिग्री। इस वजह से अल्फा बराबर बीटा बराबर तो 90 होंगे, लेकिन गामा कितना होगा, 120 का। उसके बाद अगला आता है, इसके एग्जाम्पल है उसमें यूनिट सेल का चौथा जो है वो है रोम्बिक यूनिट सेल। कौन सी है, रोम्बिक यूनिट सेल। ये रोम्बिक यूनिट सेल होती है जस्ट लाइक मैच बॉक्स, ये माचिस के बॉक्स के समान होती है भाई ये। तो माचिस के बॉक्स में क्या होगा भाई माचिस के, इसको मैं माचिस का बॉक्स मानू इस वाले को, तो माचिस बॉक्स में देखो इधर ये भुजा मैंने ए मान ली, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, तो मैं कह सकता हूं कि ए, इसको भुजा को मैंने ए मान लिया, जस्ट लाइक ए माचिस बॉक्स में मानू, ये ए भुजा है, ये बी और ये सी है, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी और सी, तो न तो ए बी के बराबर होगी ने बी सी के बराबर होगी। भाई माचिस में भुजाएं बराबर होती हैं क्या, नहीं होती है भाई। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, सी मान लिया, लेकिन इनके बीच का एक कोण 90, ये 90 और ये 90, तो मैं कह सकता हूं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 होगा, लेकिन कोण क्या होंगे, इनके बराबर होंगे, 90 होंगे।
इसको बोलते हैं रोम्बिक यूनिट सेल। 5वें नंबर की आती है, इसके जस्ट रिवर्स होगी, वो है ऑर्थो रोम्बिक यूनिट सेल। ये उसके जस्ट रिवर्स होती है। इसको अपन ऑर्थोरोम्बिक को अपन कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड क्यूब, विकृत घन। ठीक, विकृत घन, इसको डिस्टॉर्टेड क्यूब कह सकते हैं अपन कोई घन है, घन का मतलब घन में वर्गाकार फलक होगा, इसको मैं घन मान लेता हूं, इसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होगा घन का। अगर मैं इसको दबाऊं, विकृत का मतलब इसको मैं पुश कर रहा हूं, दबा रहा हूं, तो जब इसको मैं दबाऊंगा तो क्या होगा भाई कि इसके में भाई घन का प्रत्येक फलक क्या होगा, वर्गाकार होगा। तो उसमें भुजाएं ए बी और सी तीनों की तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी, ए बराबर बी बराबर सी होंगी। लेकिन जब मैं दबाऊंगा तो कोण ये जो 90 डिग्री है घन के अंदर, वो कोण दबाने पर 90 डिग्री रहेंगे, किसको मैंने पुश कर दिया तो भाई लंबाई तो ये बराबर रहेगी, पुश करने में लंबाई चेंज होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चेंज होगी, लेकिन दबाने पर एंगल तो चेंज हो जाएंगे। इस वजह से मैं कह सकता हूं कि एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ठीक है ना, इसी वजह से मैंने बोला है कि रोम्बिक यूनिट सेल है वो, इसके जो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है वो रोम्बिक यूनिट सेल के जस्ट रिवर्स होती है। इसमें क्या होते हैं, एंगल बराबर नहीं होते, इसमें भुजा बराबर नहीं होती। ठीक है ना, उसके बाद में आपको अगर मैं इसकी हिंदी बता देता हूं किसकी, रोम्बिक यूनिट सेल की, कि रोम्बिक यूनिट सेल को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय यूनिट सेल, और इधर ऑर्थोरोम्बिक को बोलते हैं विषम लंबाक्ष। इसको तो बोलते हैं विषम लंबाक्ष, और इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणीय यूनिट सेल। अगली आती है 5वीं, मोनोक्लाइनिक यूनिट सेल। में छठी कौन सी है, मोनोक्लाइनिक। यूनिट सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकंताक्ष एकक कोष्ठका। इसमें a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, नहीं तो a b के बराबर होती है, नहीं b c के बराबर होती है। लेकिन मैं बात कहूं मोनोक्लाइनिक के अंदर कि एल्फा वह बीटा के बराबर होगा और 90 डिग्री का होगा, लेकिन गामा इज नॉट इक्वल टू 90 होगा, कि गामा 90 के बराबर नहीं होगा मोनोक्लाइनिक के अंदर। और 7वीं जो यूनिट सेल है वो है, उसको बोलते हैं ट्राइक्लाइनिक, इसको बोलते हैं ट्राइक्लाइनिक त्रिंताक्ष। कि इसमें न तो भुजा बराबर होंगी और न ही कोण बराबर होगा, कि अर्थात एल्फा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी और एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। अर्थात त्रिंताक्ष है, अर्थात ट्राइक्लाइनिक जो यूनिट सेल है वो मोस्ट एसिमेट्रिक यूनिट सेल है। कैसी है, सबसे असममित, सबसे असममित यूनिट सेल कौन सी है, त्रिंताक्ष। कौन सी है, त्रिंताक्ष। नहीं तो इसके अंदर तीनों पैरामीटर भुजा बराबर है, नहीं कोण बराबर है। तो इस प्रकार से अपन
पांचों प्रकार की यूनिट सेलों को, सॉरी सातों प्रकार की यूनिट सेलों को पढ़ लेते हैं। 3 डायमेंशन यूनिट सेल 7 प्रकार की होती है। ये सातों प्रकार की यूनिट सेल 14 प्रकार के ब्रेवेज लैटिसों का निर्माण करती है। ये 7 प्रकार की यूनिट सेल हैं, वो 14 प्रकार के ब्रेवेज लैटिसों का निर्माण करती हैं। इन 7 प्रकार की यूनिट सेल से ही अपने को जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है वो 14 प्रकार के ब्रेवेज लैटिसों का निर्माण करती है। अब अपने को ये कई बार पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, राजस्थान बोर्ड में भी पूछा जाता है कि एंगल और भुजा को किस प्रकार से बने, लेकिन याद करते हैं अपन इसको। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं आपके लिए किस प्रकार से आपको इसको याद करना है। को याद करने की ट्रिक इस प्रकार से है भाई, अपन ने 7 प्रकार की यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल 7 प्रकार की पढ़ी थी अपन ने एक एक करके। अब वो 7 प्रकार की जो यूनिट सेल हैं वो 7 क्लस्टर समुदायों में वर्गीकृत कर दी गई। 7 प्रकार की जो यूनिट सेल पढ़ी थी अपन ने 3 डायमेंशनल, वो 7 प्रकार के क्लस्टर समुदायों में वर्गीकृत कर दी गई। वो 7 प्रकार के क्लस्टर समुदाय कौन कौन से हैं? पहला है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है रोम्बोहेड्रल, पांचवा है हेक्सागोनल, छठा है मोनोक्लाइनिक, सातवां है ट्राइक्लाइनिक। इस क्यूबिक को हिंदी में बोलते हैं घनीय, टेट्रागोनल को बोलते हैं चतुष्कोणीय, ऑर्थोरोम्बिक को बोलते हैं विषम लंबाक्ष, रोम्बोहेड्रल को बोलते हैं त्रिकोणीय और हेक्सागोनल को बोलते हैं षटकोणीय और मोनोक्लाइनिक को बोलते हैं एकंताक्ष और ट्राइक्लाइनिक को बोलते हैं त्रिंताक्ष। ये 7 क्लस्टर समुदाय हैं जो 3 डायमेंशन यूनिट सेल से बने। इधर अक्षीय दूरी जो ए बी और सी है वो अक्षीय दूरी है, और अल्फा बीटा गामा ये क्या है? अक्षीय कोण है। अब इनको किस प्रकार से याद किया जाए? अपन ने बताया था इसकी दूरी बराबर है, इसके कोण 90, इसके कोण 90 नहीं है, इसका कोण 120 डिग्री है। इसको किस प्रकार से याद किया जाए? देखो, इसको इंग्लिश में याद करने में आसानी रहेगी। इसको अपन याद कर लेते हैं सीरियल बाय कट, CUT कट और HMT इसके हिसाब से। अब इसमें अपन ने 4 में A बराबर B बराबर C लिख दिया, A बराबर B बराबर C लिख दिया, A बराबर B बराबर C लिख दिया और A बराबर B बराबर C लिख दिया। 4 सभी में लिख दिया अपन ने A बराबर B बराबर C। अब आपको पहले कट और HMT बिल्कुल सीक्वेंस ही रहना चाहिए, सीक्वेंस बदल गया तो गलती हो जाएगी आपसे। इधर इसमें अपने को कोई भी नहीं काटना, इधर इसमें एक काटना है, इसमें अपने को दोनों काटने हैं, उसके बाद इसको अपने को छोड़ना है, फिर एक काटना है, उसके बाद इसमें ये दोनों काटने हैं। और ट्राइक्लाइनिक में दोनों कटते हैं क्योंकि ये मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल है। ये मोस्ट एसिमेट्रिक क्या है? क्रिस्टल। ठीक, अर्थात घनीय में तीनों भुजाएं, घनीय यूनिट सेल बताई थी मैंने, तो घनीय क्रिस्टल बनाएगी वो। इसमें A बराबर B बराबर C तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। टेट्रागोनल में A भी तो बराबर होती है लेकिन C बराबर नहीं होती है। इधर इसमें A ने तो A B के बराबर होगी, ने B C के बराबर होगी। ये ऑर्थोरोम्बिक है, वो जस्ट लाइक मैंने आपको किसके बताया था? माचिस बॉक्स के समान बताया था तुमको मैंने वहां पर। ठीक है, रोम्बोहेड्रल है, वो इसके जस्ट रिवर्स बताया था ऑर्थोरोम्बिक के। इसमें A बराबर B बराबर C होगा, अर्थात विकृत घन। मैंने बताया था आपके लिए विकृत घन। अगर मैं अपन एक घन को अगर दबा दें तो उसकी भुजाएं तो बराबर रहती है लेकिन एंगल बदल जाता है। तो इन तीनों में तो आपको क्या कर देना है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर, तीनों में क्या कर दोगे आप? 90। इसमें भी 90, इसमें भी 90 और इसमें भी 90। जब ये भाई अपन ने रोम्बोहेड्रल को मैंने क्या बताया था कि विकृत क्यूब बताया था आपको मैंने। अगर उसको घन को दबा देंगे अपन
तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो समान रहेगी, लेकिन एंगल चेंज हो जाएंगे। तो अल्फा और बीटा बराबर गामा तो रहेंगे, लेकिन 90 इक्वल नहीं होंगे, तो नॉट इक्वल टू 90 कर देते हैं। हेक्सागन के अंदर क्या होता है कि हेक्सागन के अंदर एक जो कोण होता है गामा है वो कैसा होता है 120 डिग्री, और अल्फा और बीटा वाला क्या होता है भाई, वो क्या होता है 90। मोनोक्लाइनिक के अंदर एंगल की भी बात करूं तो अल्फा और बीटा बराबर तो 90 होंगे, लेकिन गामा है वो कितना होगा, नॉट इक्वल टू 90 के बराबर होगा। इसमें नहीं तो अल्फा बीटा के बराबर होगा ट्राइक्लाइनिक में, नहीं बीटा गामा के बराबर होगा, और नहीं 90 के एंगल के बराबर होगा। तो इस प्रकार से अपन इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं, कट और एचएमटी की से। उसके बाद इसमें संभावित एकक कोष्टिका कौन कौन सी हैं, मैं उन पर आता हूं। इसके जस्ट बाद जो अगला टॉपिक होगा अपना वो एकक कोष्टिकाओं का ही होगा, जो अपने को पढ़नी है। सिंपल क्यूबिक है, सरल गणीय है, फलक केंद्रीय गणीय है, काय केंद्रीय गणीय है और अंतः केंद्रीय गणीय। तो इन 7 क्रिस्टल समुदायों के अंदर, इन 7 क्रिस्टल समुदायों के अंदर कौन कौन सी एकक कोष्टिकाएं संभावित हो सकती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। इधर देखिए, तो इनमें सबके अंदर प्रिमिटिव तो होगी। प्रिमिटिव का मतलब सिंपल क्यूबिक, आद्य का मतलब होता है, प्रिमिटिव का मतलब आद्य, और आद्य कोई अपन सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, सरल गणीय। तो इन 7 में प्रिमिटिव तो होगी। पीपी लिख दिया, पीपी का मतलब क्या है, प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब होता है आद्य। प्रिमिटिव का मतलब क्या है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है आद्य, और इसी को बोलते हैं अपन सिंपल क्यूबिक, सरल गणीय। उसके बाद इसमें इसके अंदर क्यूबिक के अंदर कौन सी होगी, एक प्रिमिटिव होगी, एक एफसीसी होगी और एक बीसीसी होगी। इसके अंदर टेट्रागोनल के अंदर प्रिमिटिव तो होगी, साथ में क्या होगी, बीसीसी, ठीक। और इस ऑर्थोरोम्बिक के अंदर केवल प्रिमिटिव होगी। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 4 प्रकार की होंगी, प्रिमिटिव भी होगी, एफसीसी भी होगी, बीसीसी भी होगी और ईसीसी भी होगी। इनको समझ जाओगे शॉर्ट ट्रिक को तुम अभी, जब इनके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद अगला टॉपिक यही है। उसके बाद इसमें ऑर्थोरोम्बिक में 4 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं मिलेंगी, प्रिमिटिव भी मिलेगी, सिंपल क्यूबिक भी मिलेगी, फलक केंद्रीय गणीय भी मिलेगी, काय केंद्रीय गणीय भी मिलेगी और अंतः केंद्रीय गणीय भी मिलेगी। मैं बात करता हूं नीचे से। इधर ट्राइक्लाइनिक के अंदर केवल प्रिमिटिव मिलेगी, और इसके अंदर मोनोक्लाइनिक के अंदर एक क्या मिलती है, बीसीसी। तो इस प्रकार से देखो 14 ब्रेवेज क्रिस्टल लेटिस बने थे। वो कैसे बने थे, देखो 7 तो सिंपल क्यूबिक की हो गई, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक बीसीसी 12, 14। तो इस प्रकार से वो ब्रेवेज लेटिस 14 प्रकार के 7 क्रिस्टल समुदायों को 14 प्रकार के ब्रेवेज लेटिस बनाए थे ब्रेवेज ने। वो इनके कॉम्बिनेशन से ही बनाए थे, एकक कोष्टिकाओं के कॉम्बिनेशन से, संभावित एकक कोष्टिकाओं के कॉम्बिनेशन से। तो इसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके अंदर इधर जो अपना है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो एकक कोष्टिकाएं हैं, प्रिमिटिव है, एफसीसी है, बीसीसी है और ये ईसीसी है। इसके बारे में अपने को समझाना है। इससे पहले आपको एक घन के बारे में संपूर्ण जानकारी पता होना चाहिए। मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए कि एक घन के लिए या घनाभ के लिए संपूर्ण जानकारी आपको पता होना चाहिए, उसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो घन के बारे में आपको जानकारी बताता हूं। घन का प्रत्येक जो फलक होता है वो वर्गाकार होता है। मेरे पास ये चौक का डिब्बा है, इससे मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए कि एक घन के अंदर कोनों की संख्या कितनी होती है। कोनों को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्नर, ठीक। तो ये चौक का डिब्बा है, तो इसके अंदर 2 फलक जहां पर मिलते हैं वो कहलाएगा कोना। तो ये वाला कोना है, यहां पर मेरी उंगली है, तो इसके अंदर कोने की संख्या कितनी होगी, 1,
2 3 4, 4 इधर और 4 इधर, 5 6 7 और ये 8। तो कोणों की संख्या कितनी होती है? 8 कोने होते हैं। कोणों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 8। इधर ये संख्या मैं यहां पर लिख देता हूं, संख्या। इधर एक घन के अंदर फलक कितने होते हैं? घन का फलक कैसा होता है? वर्गाकार होता है। तो फलक की संख्या कितनी होती है भाई? फलक की संख्या होती है 6। देखो इधर एक, ये फलक रहा एक, एक इसके पीछे 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कमरे की मैं दीवार अगर काउंट करूं तो कमरे के अंदर कितनी होती है? 4 दीवार होती है। तो चारों दीवार 4 फलक हो गया, एक फर्श 5वां और एक छत 6ठी, तो 6 फलक होते हैं इधर। तो फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। मैं बात करूं कि ये एक फलक तो ये और ये फलक, 2 फलक मिल गए, तो ये क्या हो गया? किनारा। किनारे को इंग्लिश में बोलते हैं एजेज। तो एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये, एक फलक, 2 फलक यहां पर, एक किनारा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये और ये चौथा ये। 4 किनारे ये, 4 पीछे, 8 और इधर ये 9वां और ये 10वां और ये 11वां और ये 12वां। तो मैं बात करूं कमरे के अंदर करना चाहूं तो कमरे के अंदर 4 किनारे इस प्रकार से 1 2 3 और ये 4 कमरे के किनारे हो गए। 4 ऊपर 8, ठीक, और इधर 4 दीवारों के कितने हो जाएंगे? 12। टोटल 12 किनारे होते हैं कमरे के अंदर। अब मैं बात करूं कि फलक विकर्ण, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेस डायगोनल। तो एक फलक, ये फलक है, इस फलक पर विकर्ण क्या होगा? फलक पर विकर्ण, इस कोने को मैंने इससे मिला दिया तो ये फलक विकर्ण हो गया। तो एक फलक पर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं भाई? कि एक विकर्ण ये रहा और एक विकर्ण ये रहा, तो कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2। तो एक फलक पर विकर्ण कितने खींचे जा सकते हैं? 2 विकर्ण। और फलकों की संख्या कितनी है टोटल? 6। तो टोटल फलक विकर्ण कितने होंगे? 12। उसके बाद आता है काय विकर्ण। काय विकर्ण को बोलते हैं बॉडी डायगोनल मुख्य विकर्ण, अर्थात 2 अपोजिट कोनों को, एक कोना तो ये रहा और एक कोना ये रहा, इस कोने को मैंने इससे मिला दिया, अर्थात कमरे के अंदर एक कोना ये रहा, इस कोने को मैं उस कोने से मिला दूं, इस कोने को मैं उससे मिला दूं, तो ये क्या होगा? ये उससे कमरे के अंदर से क्या गुजरेगा? कि बॉडी डायगोनल गुजरेगा उससे, इसको बोलेंगे फलक, सॉरी, काय विकर्ण। और एक कमरे के अंदर काय विकर्णों की संख्या कितनी होगी भाई? एक कमरे के अंदर मैं बात करूं तो काय विकर्ण एक तो ये रहा, एक इस कोने को इससे मिला, एक उस कोने को इससे मिला दिया, दूसरा इसी प्रकार से इस कोने को इससे मिला दिया, तीसरा, और इस कोने को इससे मिला दिया मैंने, चौथा। तो एक कमरे के अंदर काय विकर्णों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? 4। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं इधर इससे कि देखो इधर कि ये तो है, मैंने सिंपल क्यूब बनाया, तो ये सिंपल क्यूब के ये तो है कोने, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने हो गए। ये फलक जिसको मैंने ये वाले फलक है डार्क किया है, ये क्या है? फलक। उसके बाद फलकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 और ये 4, एक ये वाला छत वाला और ये फर्श वाला, ये वाला, कितनी हो गई? 6 फलक हो गई। उसके बाद मैं कहता हूं फलक विकर्ण। फलक विकर्ण क्या होगा भाई? कि फलक विकर्ण ये होगा कि इसको, इस कोने को इससे मिला दिया, ये फलक विकर्ण है, इसको बोलते हैं फलक विकर्ण इधर। उसके बाद मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं कि काय विकर्ण क्या है? कि ये कोने, इस कोने को मैंने इससे मिला दिया, एक बॉडी डायगोनल, इस कोने को मैंने इससे मिला दिया, ये दूसरा बॉडी डायगोनल, इस कोने को मैं इससे मिला दूं, तीसरा बॉडी डायगोनल, इस कोने को इससे मिला दूं मैं, ये चौथा बॉडी डायगोनल, जिसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण, अर्थात मुख्य विकर्ण घन के केंद्र से गुजरते हैं। अब इसके बावजूद अपन पढ़ते हैं कि इनकी
एक क्रिस्टल जालक के अंदर अगर मैं बात करूं तो इनकी क्रिस्टल जालक बनाऊं, एक घन से घन सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल लेकर के मैं क्रिस्टल जालक बनाऊं, तो इस क्रिस्टल जालक में कोने की, किनारे की और फलक की हिस्सेदारी कितनी होती है। तो देखो मैं बात करूं कि जो एक कमरा है अपने घर के अंदर, उस कमरे का एक कोना कितने कमरों को टच कर सकता है। ये कोना है, ये कितने कोनों को टच कर सकता है भाई, ये मैंने ले लिया, ये कोना है, इधर देखना, तो ये कोना एक इससे ये टच कर रहा है भाई, देखो ये कोना इसको टच कर गया, दो हो गए, दो इसके पास में होंगे भाई, ये कोना इसको टच कर रहा है ना, दो इसके पास में होंगे, कितने हो जाएंगे 4, और 4 इसके क्या होंगे ऊपर, तो ये वाला कितना है, कितने में ओवेनिस्ट हो जाएगा भाई, एक कोना 8 में ओवेनिस्ट हो गया। मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि मैं चौक के डिब्बे को मैंने इसको काट दिया, 2 हिस्सों में कट गया, फिर उसके बाद मैंने ये काट दिया 4 हिस्सों में कट गया, फिर उसको बीच में से काट दिया, तो 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हो जाएंगे 8। तो घन का जो एक कोना है वो कितनों में ओवेनिस्ट होता है कि 8 में ओवेनिस्ट होता है। तो क्रिस्टल जालक में उसकी एक हिस्सेदारी कितनी होगी, एक क्रिस्टल जालक में उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8 कंट्रीब्यूशन। ठीक, मैं वापस रिपीट करता हूं इसको कि एक कोना है कमरे का, तो ये कोना इसको टच कर रहा है भाई, तो इधर ये कोना इसमें भी ओवेनिस्ट हो गया ना, इधर 4 यहां पर आ, 2 यहां पर आ जाएंगे, कितने हो गए 4, और 4 इसके ऊपर आ जाएंगे, तो ये कितने में ओवेनिस्ट हो गया 8 में हो गया ना। ठीक, उसके बावजूद मैं बात करता हूं कि एक जो किनारा है वो कितनों में ओवेनिस्ट हो सकता है कि एक कोना, ये वाला, ये किनारा, कोना नहीं किनारा, एक किनारा, एक कमरे का जो किनारा है कितने कमरों को टच कर सकता है। इधर देखना, ये जस्ट लाइक मैंने मान लिया एक कमरा है, तो एक किनारा ये रहा, ये इसको मैंने टच कर दिया, तो इधर देखना ये किनारा ओवेनिस्ट हो गई। ठीक, इधर एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो कितने 2 ये हो गए, तीसरा और एक चौथा, तो एक किनारा कितनों में ओवेनिस्ट हो गया 4 में हो गया। इसको मैं एक कोष्ठ का मान लू, इस वाले एक को, इस डिब्बे को मैं एक कोष्ठ का मान लेता हूं, एक कोष्ठ का ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी एक कोष्ठ का यहाँ आई, चौथी एक कोष्ठ का यहाँ आई। तो क्रिस्टल जालक में एक किनारा कितनी एक कोष्ठ का ओवेनिस्ट होगा 4 में होगा, तो एक के हिस्से में कितनी हिस्सेदारी आएगी भाई 1/4, किनारे की हिस्सेदारी कितनी होगी कंट्रीब्यूशन 1/4, 1/4, अर्थात 25% हिस्सेदारी होगी उसकी, इसकी 12.5% हिस्सेदारी होगी। मैं बात करूं कि फलक की हिस्सेदारी कितनी होती है। मैं अगर अपने ग्राउंड फ्लोर के कमरे पर मैं अपना जो कमरा है उसके ऊपर दूसरा कमरा बनाऊं, तो उसकी छत, इस कमरे की छत है वो ऊपर जब बनेगा दूसरा कमरा, तो उस दूसरे कमरे के लिए किसका काम करेगी, फर्श का, तो अपनी छत है, छत का मतलब ये फलक, ये कितनों में कॉमन हो जाएगा भाई एक फलक, भाई इस कमरे की छत है और दूसरे कमरे की क्या होगी फर्श, तो ये छत 2 कमरों में कॉमन नहीं होगी क्या, तो एक जो फलक है वो कितने में ओवेनिस्ट हो जाएगा, एक फलक कितनों में ओवेनिस्ट हो जाएगा 2 में, अर्थात क्रिस्टल जालक के अंदर एक फलक 2 के अंदर ओवेनिस्ट हो जाता है। इसी वजह से उसकी हिस्सेदारी कितनी होती है फलक की 1/2, अर्थात 50% हिस्सेदारी होती है। मैं बात करूं इसकी इनकी हिस्सेदारी की जरूरत नहीं है, काय भी करना फलक भी करना होगा। इसके बावजूद मैं बात करता हूं कि अगर इसकी हिस्सेदारी की बात हो गई, अगर एक सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक टाइप है, अगर उसके केंद्र में कोई एक अवयवी कण रख दिया जाए, उसके केंद्र में एक अवयवी कण रख दिया जाता है, तो उसकी हिस्सेदारी क्या होगी भाई, एक कमरे में अपन ने किसी बच्चे को बीच में लटका दिया या पंखे को मैंने बीच में लटका दिया, तो वो उस कमरे के अंदर ही हवा देगा या दूसरे कमरे में हवा दे सकता है भाई, नहीं दे सकता। तो हिस्सेदारी उस पंखे की कितनी है भाई, एक कमरा के लिए
को अगर मैं बीच में एक पंखा लटका देता हूं तो दूसरे कमरे में कोई काम का नहीं है। ठीक, इस वजह से तो घन के केंद्र में इस प्रकार से बॉडी के सेंटर जहां पर चारों काय विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं, चारों काय विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं, वहां पर कोई अवयवी कण है तो केवल उसी की हिस्सेदारी केवल एक ही होगी, दूसरे के अंदर हिस्सेदारी नहीं होती है। इस प्रकार अपन कंट्रीब्यूशन अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद आएंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा जो अगली क्लास में आपके लिए पढ़ाएंगे, वो होगा एकक कोष्ठिकाओं, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और पीसीसी और ईसीसी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे।